आज हम लोग स्क्रीन अगर आपको विजिबल हो जाती है तो प्लीज बता दीजिएगा। आपको दिख रहा है अभी सब कुछ? हाँ हाँ, विजिबल है। दिख रहा है, दिख रहा अच्छा, है। लास्ट सेशन में हमने चैप्टर 0 में दो मेजर पॉइंट कवर किए थे। मुझे बता सकते हैं किस टॉपिक पे हमने चर्चा करी थी? हमने करियर क्या क्या कर सकते हैं फॉरेक्स में, हम्म। मतलब हाँ उस पे किया था, एक डिस्कशन किया था। और फॉरेक्स मार्केट क्या होता है, मतलब उस पे किया था। ठीक है, और साथ में इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है वो हमने बात करी थी। हाँ वो भी किया था। और यस। थोड़ा बहुत हमने डिस्कशन किया था प्रॉप फर्म को लेकर के, यस, करेक्ट। है ना? तो आज से आपकी ना फॉर्मल ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है। चैप्टर 1 पर हम आ गए हैं। तो बिल्कुल हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर इनिशियली क्या होता है कि व्हाट इज फॉरेक्स एंड व्हाट इज फॉरेक्स ट्रेडिंग। एंड बिफोर दैट, ग्रीटिंग्स एंड वेलकम टू दिस सेशन। व्हाट इज फॉरेक्स पर हमने बात कर ली थी, तो हमें फिर से बात करने की जरूरत है क्या इस टॉपिक पर? नहीं नहीं। नो नो, ठीक है, समझ गया। ट्रेडिंग इन फॉरेक्स मार्केट आपको समझ में आ गया, ठीक है? अभी हम बात करेंगे कि डिफरेंट एसेट क्लास इन फॉरेक्स मार्केट। डिफरेंट एसेट क्लास से हमारा मतलब होता है कि वो सेगमेंट जिनके अंदर आप जाकर के ट्रेडिंग कर पाएंगे आने वाले समय में। आप लोग ना उधर से म्यूट रखिएगा। जब मतलब कोई क्वेश्चन नहीं करना होता है ना, ओके ओके। तो उस समय म्यूट कर लीजिएगा, और जब हम कुछ बात करेंगे तो म्यूट ऑफ को अनम्यूट कर लीजिएगा। डिफरेंट एसेट क्लास से हमारा मतलब होता है कि फॉरेक्स मार्केट में किस किस सेगमेंट के अंदर जाकर के आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। जब भी आप किसी ब्रोकर के पास अकाउंट खुलाएंगे, तो ब्रोकर के पास ये ऑप्शन अवेलेबल रहता है। वो आपको ये ऑप्शन देता है, आपको मल्टीपल मार्केट शो करेगा वो वहां पर। बड़े सारे पेयर्स होंगे जो कि करेंसी मार्केट से रिलेटेड होंगे। उसके अलावा बड़ी सारी मार्केट्स वो आपको देगा इंडेक्सेस की। बड़े सारे पेयर आपको मिलेंगे मेटल्स के। 15 से 20 या 30 पेयर आपको मिलेंगे क्रिप्टो करेंसीज के। और सारे इंटरनेशनल ब्रोकर आपको शेयर मार्केट के अंदर भी ट्रेडिंग करने का ऑप्शन देते हैं। फॉरेक्स ब्रोकर पर जिस शेयर मार्केट की हम लोग बात करते हैं, वो शेयर मार्केट यूएस की मार्केट होती है, यूनाइटेड स्टेट। तो नैस्डैक या डाउ जोन्स में जो कंपनी लिस्टेड है, कुछ गिनी चुनी टॉप की कंपनीज के अंदर पैसा डालने का, लगाने का ऑप्शन, ट्रेडिंग करने का ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाता है अपने फॉरेक्स ब्रोकर के पास से। अभी मैं बारी बारी से ना डिटेल में बात करूंगा सबके बारे में। करेंसी पेयर के अंदर क्या होता है कि ना करेंसीज की ट्रेडिंग इन्वॉल्व रहती है। फॉरेक्स मार्केट में जो मेजर ट्रेडिंग होती है, मेजर ट्रेडिंग से मेरा मतलब है 60 to 65% लोग जो फॉरेक्स का मतलब समझते हैं, वो ये समझ में आता है कि इसके अंदर हम करेंसी पेयर्स की ट्रेडिंग करते हैं। मेजर जो सेगमेंट है वो करेंसी पेयर्स का रहता है। मेजोरिटी करेंसी पेयर्स की रहती है। और उसके अंदर भी जो मेजोरिटी रहती है, करेंसी पेयर्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, मेजर, माइनर और एक्सोटिक। ये सारी चीजें आप आने वाले सेशंस में भी समझेंगे, आने वाली क्लास में समझेंगे। और ट्रेडिंग हम लोग स्पॉट मार्केट में करते हैं। स्पॉट का मतलब होता है करंट मार्केट में जो रेट चल रहा है उस पर। लेकिन ट्रेडिंग के बड़े सारे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ट्रेडिंग भी है। सॉरी। ये सारी चीजें आप आने वाली क्लासेस के अंदर समझने वाले हैं। बेसिकली एक इंट्रोडक्शन है, किस किस सेगमेंट में ट्रेड कर सकते हैं, करेंसी पेयर में ट्रेडिंग कर सकते हैं, इंडेक्सेस में ट्रेडिंग कर सकते हैं। और इंडेक्सेस क्या होता है ये आप लोगों को समझ में आता है क्या? यस यस, आई नो व्हाट इज इंडेक्सेस। हरी, आप समझते हैं इंडेक्सेस क्या होता है? हेलो। मुझे स्टॉक मार्केट के मालूम है, इंडेक्सेस। हाँ, वो उसी इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। हर देश के अंदर ना वहाँ की जो स्टॉक मार्केट होती है, स्टॉक मार्केट के अंदर इंडाइसेस या इंडेक्सेस होते हैं।
इंडेक्सेस क्या होते हैं कि ना ग्रुप ऑफ कंपनीज को, एक ही जैसी कुछ कंपनीज का ना सेगमेंटेशन करके उनका अलग से ग्रुप बना दिया जाता है। टेक्निकल भी हो सकता है, बैंकिंग का भी हो सकता है, नॉन बैंकिंग का भी हो सकता है, उनकी कैपिटल को देखते हुए हो सकता है। तो ऐसे करके ना अलग अलग इंडेक्सेस अलग अलग देशों के अंदर फेमस है। जैसे अगर मैं इंडिया के अंदर बात करूं तो आपने निफ्टी का नाम सुना है और आपने सेंसेक्स का नाम सुना है। सेंसेक्स और निफ्टी ना हमारे यहाँ के दो इंडेक्स है। निफ्टी यानी कि टॉप नेशनल 50 कंपनीज। ये नेशनल 50 कंपनीज जो होती है ना, इनके क्राइटेरिया होते हैं, ये नेशनल 50 कंपनीज चेंज हो सकती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप निफ्टी पर पैसा लगाना चाहते हैं, आप अलग अलग कंपनी पर जाकर के ट्रेड नहीं करना चाह रहे, उसके बजाय आप चाह रहे हैं कि आप टोटल पैसा लगा दे, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप निफ्टी को बाय या शॉर्ट कर सकते हैं। आप निफ्टी के ऊपर जाकर के ट्रेड कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से सेंसेक्स है, जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड 30 कंपनीज का एक बुके है, एक ग्रुप ऑफ 30 कंपनीज है, उसको सेंसेक्स बोला जाता है। अगर आप चाहे तो सेंसेक्स पे पैसा लगा सकते हैं। सेंसेक्स और निफ्टी का नाम तो आप न्यूज में और न्यूज़पेपर में काफी बहुत बार सुना होगा। ठीक इसी तरीके से यूएस के अंदर जो इंडेक्सेस फेमस है, जिनके ऊपर हम लोग ट्रेड करते हैं, मेजोरिटी ऑफ पीपल ट्रेड करते हैं, इवन मैंने भी ट्रेड किया है। तो अगर मैं यूएस के इंडेक्स की बात करूं तो वहां पर यूएस टेक 100 या नेस्डेक टेक 100 के नाम से एक इंडेक्स है जिसके अंदर 100 नॉन बैंकिंग कंपनीज यानी कि टेक्निकल कंपनीज का एक ग्रुप बना रखा है, अलग से बुके बना रखा है। नेस्डेक 100 के अंदर जो 100 कंपनी लिस्टेड हैं, उनमें से कुछ एक के नाम मैं आपको बता रहा हूँ, आपने नाम सुन रखे हैं। मेटा, यानी कि जो फेसबुक की पेरेंट कंपनी है। गूगल, इनफैक्ट अल्फाबेट जो उनकी पेरेंट कंपनी है। एनवीडिया जो ग्राफिक कार्ड्स बनाती है। टेस्ला, आपने नाम सुना हुआ है। अमेजोन, आपने नाम सुन रखा है। तो ये सारी कंपनीज ना टेक 100 के अंदर एक इंडेक्स है जिसके अंदर लिस्टेड है। ऐसे ही डाउ जोन्स का एक इंडेक्स है, जो कि डाउ जोन्स 30 के नाम से या यूएस 30 के नाम से जाना जाता है, बड़ा फेमस इंडेक्स है। बहुत ज्यादा लोग इसके अंदर ट्रेडिंग करते हैं। यूएस 30 भी होता है, US 500 है, US 2000 है, जिसको कि हम रसल 2000 भी कहते हैं। तो ऐसे ऐसे अलग अलग देशों के पास उनके इंडेक्सेस हैं। जर्मन 30, जर्मन 40, UK 50, यूएस फ्रांस 50, हांगकांग 50, ऐसे करके सबके पास, हर देश के पास अपने अपने इंडेक्सेस है। और आप चाहे तो उनके अंदर भी ट्रेड कर सकते हैं। फॉरेक्स मार्केट के अंदर ना एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, जो लोग ना मेटल्स के ऊपर ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पर आपको ना पेयरिंग मिलती है गोल्ड की अगेंस्ट यूएसडी। आप चाहे तो गोल्ड को बाय या शॉर्ट कर सकते हैं। सिल्वर के ऊपर आप पैसा लगा सकते हैं। कॉपर, प्लेटिनियम, पैलेडियम, ये कुछ गिने चुने पेयर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं जिनके ऊपर मार्केट में ट्रेडिंग होती है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर मौजूद रहता है आपके लिए। सॉरी। अभी बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की। आज से कुछ साल पहले एक लेटेस्ट एंट्री हुई है मार्केट के अंदर, फॉरेक्स मार्केट के अंदर। अब आपको ना क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड करने का ऑप्शन मिल जाता है, क्योंकि बड़े सारे लोग ऐसे आ गए हैं जो कि क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड करते हैं। तो फॉरेक्स ब्रोकर क्या करते हैं, वो जो टॉप के 15 से 20 करेंसी पेयर्स हैं, क्रिप्टो करेंसी के पेयर्स हैं, उनके अंदर ट्रेड करने का आपको ऑप्शन देते हैं। बीटीसी, इथेरियम, लाइटकॉइन और रिप्पल, और भी कुछ क्रिप्टो करेंसीज हैं जिनकी पेयरिंग यहाँ पर यूएसडी के साथ हो रखी है। तो ये पेयर्स पर अगर आप पैसा डालना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो क्रिप्टो करेंसीज के पेयर के ऊपर भी आप यहाँ ट्रेड कर सकते हैं। और एक सेक्शन है शेयर मार्केट का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूएस में जो लिस्टेड कंपनीज है, वो कंपनीज के ऊपर अगर आप चाहें, आप पैसा लगाना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो वो भी काम आप यहाँ से कर सकते हैं। तो मैंने अब आपके साथ ना वो सेगमेंटेशन आपके साथ में मैंने डिस्कस कर लिया। आज आपको ये बात पता लग गई है कि जब आप ट्रेडिंग करना शुरू करेंगे तो कौन कौन से पेयर्स आपके लिए वहां पर अवेलेबल रहेंगे। कोई सवाल है किसी का आप लोगों का इस बात के ऊपर? नहीं तो हम आगे बढ़े। नहीं, ठीक है। No, sir. अभी हम आ गए हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या हैं फॉरेक्स मार्केट के।
अभी कंपोनेंट से मेरा मतलब हो गया, जैसे किसी मशीनरी के कंपोनेंट्स होते हैं ना, सारे कंपोनेंट्स काम करते हैं तो मशीनरी परफेक्ट तरीके से काम करती है, या किसी सिस्टम के सारे कंपोनेंट्स काम करते हैं तो सिस्टम रन करता है। ठीक उसी तरीके से फॉरेक्स मार्केट को चलाने के लिए कौन कौन से इसके कंपोनेंट्स हैं जो कि अगर परफेक्टली काम कर रहे हैं तो फॉरेक्स मार्केट परफेक्टली रन करती है, और अगर किसी भी कंपोनेंट में कोई दिक्कत आ जाती है तो मार्केट को रन करने में प्रॉब्लम आ जाती है। तो एक बार प्रैक्टिकली ट्रेडिंग शुरू करने से पहले आपको आइडिया होना चाहिए कि फॉरेक्स मार्केट के कंपोनेंट्स क्या क्या है। कुल मिलाकर के 13-14 कंपोनेंट्स में हमने इसको डिवाइड किया है। सबसे पहला रिटेल ट्रेडर, आपके और मेरे जैसे लोग। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर, फॉरेक्स ब्रोकर्स, लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स, बैंक्स, मार्केट मेकर्स, क्लियरिंग हाउसेस, गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक, फाइनेंशियल रेगुलेटर्स, टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिस्ट, मीडिया हाउस, सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर, इन्वेस्टमेंट फंड एंड स्पेक्यूलेटर। कुल मिलाकर के 13 कंपोनेंट्स में हमने डिवाइड किया फॉरेक्स मार्केट को। तो फॉरेक्स मार्केट को ये 13 के 13 मिलाकर के ना परफेक्ट तरीके से रन करते हैं। या ये समझ लीजिए कि अगर किसी भी देश की मार्केट को, शेयर मार्केट को अगर रन करना है, इसका मतलब ये है कि वहां पर ना ये 13 के 13 जो कंपोनेंट्स है वो वहां पर मौजूद है। हो सकता है कि अलग अलग नाम से हो, अलग अलग फॉर्म में हो, लेकिन ये 13 किसी ना किसी तरीके से मौजूद रहते हैं जिससे कि उस देश की मार्केट चल पाए। एक बार ना डिटेल में जाकर के समझते हैं इन चीजों को। सबसे पहला रिटेल ट्रेडर। अब रिटेल ट्रेडर कौन होता है? जब भी कोई इंडिविजुअल मार्केट में ट्रेड करता है तो वो रिटेल ट्रेडर कराता है। अब इंडिविजुअल कौन है? उर्विंद्र अपने आप में एक इंडिविजुअल है, अमित अपने आप में एक इंडिविजुअल है, हरि अपने आप में एक इंडिविजुअल है। ऐसे ना लाखों करोड़ों लोग हैं जो दुनिया के अंदर ट्रेड करते हैं। ये सारे के सारे रिटेल ट्रेडर्स कहलाते हैं। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स, जब कोई बड़ा ग्रुप, कोई घराना, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई कॉरपोरेट, कोई ऐसा हेज फंड कंपनी मार्केट के अंदर आ जाती है जो कि एक बहुत ही बड़ा फंड लेकर के मार्केट में एंटर हो रही है, उनको हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स। तो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर मार्केट के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अच्छा, मैंने आप लोगों के साथ बात करी थी कि मैं अभी ना अपने होम टाउन से बाहर चल रहा हूँ, तो ये जो आपको थोड़ी बहुत डिस्टरबेंस आएगी ना, तो थोड़ा सा बियर करना पड़ेगा एक दिन के लिए। तो मंडे से जो हमारी क्लासेज होंगी तो वो बिल्कुल स्विफ्टली हम लोग ऑपरेट करेंगे। ठीक है, समझ रहे मेरी बात? जी सर, ओके। जी है ना, सर। पीछे डिस्टरबेंस आ रही है ना, वो मेरे हाथ में नहीं है अभी। हाँ, ओके ओके, no problem। ठीक है। तो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स कहलाते हैं जब कोई बड़ा कॉर्पोरेट आ जाता है मार्केट। फॉरेक्स ब्रोकर, देखिए हम लोगों को जब भी ट्रेड करना होता है ना तो हमें सर्विसेज फॉरेक्स ब्रोकर ही प्रोवाइड करता है। पैसे का लेन देन हम फॉरेक्स ब्रोकर के थ्रू ही करते हैं। अपना अकाउंट भी हम फॉरेक्स ब्रोकर के पास से खुलाते हैं। तो किसी देश के अंदर ट्रेडिंग होगी और वहां पर ब्रोकर इन्वॉल्व ना हो, ये हो ही नहीं सकता। बिना ब्रोकर के काम नहीं चलेगा। अब एलपीस क्या होते हैं? फॉरेक्स ब्रोकर से ऊपर का जो चैनल है, ऊपर की जो कड़ी है, उसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी प्रोवाइडर। नाम से ही समझ में आ रहा है, लिक्विडिटी प्रोवाइडर यानी कि वो इंस्टीट्यूट या वो कंपनी जो कि ना ब्रोकर को लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है। ब्रोकर्स को ऑपरेट करने के लिए उनके ऊपर ना बैंक्स होते हैं जो कि उसको लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि ब्रोकर का काम ये होता है कि जो भी ट्रेड हम लगाएंगे, बाय या सेल, उसके अंदर जो ब्रोकरेज बनेगी ना, वो ब्रोकर का मार्जिन होता है। लेकिन हमारा प्रॉफिट अगर होता है तो हमें हमारा प्रॉफिट कौन देगा? या हमारा ट्रेड, जो भी हम ट्रेड लगाते हैं, वो कहाँ पर जा करके लगेगा? हमारा ट्रेड जाता है ब्रोकर के पास, ब्रोकर से वो ट्रेड आगे चला जाता है एलपी के पास। इसका कारण ये होता है कि कल को अगर आप पैसा कमाते हैं तो हो सकता है कि ब्रोकर की उतनी वर्थ ना हो, या आप इतना पैसा कमा जाए कि जितना ब्रोकर की अपनी खुद की वर्थ नहीं है कि वो आपको पे कर सके। तो हर ब्रोकर के पास ना एक लिक्विडिटी प्रोवाइडर होता है। ये लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स ब्रोकर को लिक्विडिटी देते हैं।
तो हमारा ट्रेड जो है ना वो अल्टरनेटिवली जाकर के जाता है एलपी के पास। और अगर हमने कमाया तो एलपी हमें एलपी एलपी पेमेंट करेगा ब्रोकर को, और ब्रोकर के थ्रू ब्रोकरेज काटने के बाद वो हमारा प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा। और अगर हमने पैसा गवाया तो ब्रोकर अपना ब्रोकरेज काटने के बाद वो पैसा सीधा एलपी के पास पहुंचा देता है। कहने का मतलब है कि ब्रोकर ना एक कड़ी होती है बीच की, लेकिन लेन देन एलपी के और हमारे बीच में होता है। अब ये एलपी कौन होते हैं? मैक्सिमम केसेस में ये एलपी ना बड़े बड़े बैंक हैं जो कि ब्रोकर्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। स्टैंडर्ड चार्टेड बैंक का आपने नाम सुना हुआ है, शायद आप लोगों ने एबीएन एमरो बैंक का नाम भी सुना हो, आपने शायद एचएसबीसी बैंक का नाम भी सुना हो। ये सारे के सारे बैंक्स ना एज ए एलपी भी मार्केट में रोल प्ले करते हैं। और भी कई ऐसे कंपनीज हैं जो कि एज ए एलपी काम करती हैं, लेकिन वो बैंक के रूप में नहीं है मार्केट में, लेकिन वो एज ए एलपी काम करते हैं। वो करोड़ों की मल्टी बिलियंस की फंडिंग कर सकते हैं किसी भी ब्रोकर को, उनकी इतनी वर्थ होती है। तो एलपी का होना बहुत जरूरी होता है। और जब भी आप किसी ब्रोकर के साथ कभी भी अकाउंट खुलाएंगे तो आपका ये फर्ज बनता है, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपने हमेशा एलपी के बारे में इंक्वायरी करनी है कि आपका एलपी कौन है, एलपी है भी कि नहीं है, या बिना एलपी के काम हो रहा है। अगर एलपी पीछे नहीं है तो कुछ ना कुछ रिस्क बना रहेगा हर समय। क्लियर है पॉइंट? आगे बढ़े। Yes, yes, yes. यस यस। अभी बैंक्स बैंक्स एज ए एलपी भी आते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं। बैंक्स एज ए इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर भी आते हैं मार्केट में। और बैंक्स स्ट्रेटेजीज भी बनाते हैं। बैंक्स अपनी पॉलिसीज बनाते हैं जिनके ऊपर मार्केट काफी हद तक निर्भर करती है। बैंक्स का एक बहुत ही मेजर रोल होता है किसी भी देश के अंदर वहाँ की वहाँ की शेयर मार्केट को रन करने में। अभी मार्केट मेकर, ये पॉइंट को ना, इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आप दोनों में से किसी ने कभी शेयर मार्केट में ट्रेड किया है क्या? हाँ, मैंने किया, इंट्राडे किया बहुत बार। अच्छा, ये क्या अरविंद्र, है? कभी कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई ट्रेड लगाया हो और वो ट्रेड एग्जीक्यूट ना हुआ हो, या उसने एग्जीक्यूट होने में टाइम लिया हो, या जिस रेट पर आपने ट्रेड लगाया उस रेट पर वो ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ? ऐसा हुआ हाँ कभी? हाँ हाँ, हुआ, गैप अप ओपन हो गया अचानक से, ऐसा हुआ। आपको समझ में आता है कि ऐसा क्यों होता है कि आप ट्रेड लगाते हो और कई बार वो ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है? अ, नहीं एग्जैक्टली तो समझ में नहीं आया, लेकिन एक दो बार हुआ कि एग्जैक्ट प्राइस पे मैंने खरीदने की कोशिश किया, लेकिन उससे टाइम एक दो डिके हो प्राइस। जाता है। देखिए, मैं आपको ना टेक्निकली थोड़ा समझाता हूँ। होता क्या है कि जब भी कोई ट्रेड हम लगाते हैं ना, तो उस ट्रेड के अंदर ना दो पार्टी इन्वॉल्व होती है। अगर आपने बाय का ट्रेड प्लेस किया है तो आपने तो बाय किया है, लेकिन बाय आप तभी करेंगे ना जब कोई सेल भी कर रहा होगा। अगर कोई ये बेच ही नहीं रहा तो क्या आप बाय कर लेंगे? नहीं नहीं, और ऐसे ही अगर आप सेल करना चाहते हैं तो कोई बायर का होना जरूरी है कि नहीं है? करेक्ट, जरूरी है। अच्छा, उस इसीलिए केस में क्या होगा? जब दोनों हाँ, पार्टी में से कोई एक पार्टी मौजूद नहीं होगी तो क्या होगा? तो वो ऑर्डर होल्ड पे चला जाएगा, मतलब वो ऑर्डर वो। होल्ड पे चला जाएगा, वो एग्जीक्यूट ही हाँ नहीं होगा। हाँ, इसीलिए लिक्विडिटी जिस स्टॉक्स में ज्यादा होती है उसी में इंट्राडे लेना चाहिए। अब यहाँ पर ना आते हैं मार्केट मेकर। ये मार्केट मेकर का काम क्या होता है? ये एज ए सेकंड पार्टी आपके सामने आ जाते हैं। आप कभी भी ट्रेड लगाएंगे ना तो वो ट्रेड एक्चुअल बायर ने लिया या मार्केट मेकर ने लिया, आपको ये नहीं पता होगा। और आपको पता करने की जरूरत भी नहीं है। आपका पर्पस सॉल्व होना चाहिए। आपने ट्रेड लगाया और ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है तो कोई ट्रेडिंग करने के लिए आएगा क्या? तो मार्केट में मार्केट मेकर्स होते हैं, वो ये इंश्योर करते हैं कि जब भी आप कोई ट्रेड प्लेस करें ना तो आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाए। ये मार्केट मेकर्स आपकी फाइनेंशियल बैट, इसको हम फाइनेंशियल बैट बोलते हैं। आप वर्चुअल ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये मार्केट मेकर्स आपकी फाइनेंशियल बैट अपने पास रख लेते हैं अगर मार्केट में ट्रेडर मौजूद नहीं है तो। क्लियर हुआ ये पॉइंट? हाँ हाँ। समझ यस में आया यस। मार्केट मेकर क्या करता है? रविंद्र, समझ में आ गया? हाँ हाँ हाँ, यस, है अंडरस्टूड। ना? तो मार्केट मेकर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। बड़े सारे ब्रोकर्स ऐसे हैं जो एज ए मार्केट मेकर भी काम करते हैं। हर मार्केट मेकर ब्रोकर हो ये जरूरी नहीं है।
लेकिन कुछ ब्रोकर ऐसे होते हैं जो मार्केट मेकर का रोल भी अदा करते हैं। क्लियरिंग हाउस, अब जब ना इतनी सारी ट्रांजेक्शन हो रही हैं, इतना कुछ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन हो रही है, और उससे पहले सारा पेपर वर्क हुआ करता था, तो बड़े सारे काम होते होंगे ना। कोई सौदा होता है तो उसकी ऑथेंटिसिटी, कि हाँ भाई सौदा सही में लगा है, उसको ट्रैक करना, पूरे पूरे ट्रेड को ट्रैक करना, है ना, उसको ऑथेंटिकेट करना कि हाँ ये ट्रेड हुआ है, पैसे का लेन देन हो रहा है, शेयर इधर से निकल करके उधर जा रहा है, पैसा वहां से निकल करके यहाँ आ रहा है। तो बड़े सारे काम होते होंगे ना। तो ये सारे के सारे जो क्लैरिकल काम है ना, ये सारे के सारे क्लियरिंग हाउस के अंडर आ जाते हैं। एक क्लियरिंग हाउस का काम ये होता है कि जितने भी जो भी ट्रेड हुआ है, उसका जो भी क्लैरिकल जितने भी काम हो रहे हैं, वो सारे के सारे सुचारू रूप से, बिना किसी इंटरप्शन के पूरे काम हो जाए। हमें नहीं पता लगता है, लेकिन हमारे पीछे बैक एंड में काम हो रहा होता है। ठीक है। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनको एग्जीक्यूट करना, वो कॉन्ट्रैक्ट जेन्युइन लगे हैं, उसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ नहीं है, कोई चीटिंग नहीं हो रही है, सारा का सारा क्लियरिंग हाउस ये काम करते हुए चलते हैं। तो क्लियरिंग हाउस अपना रोल प्ले कर रहे हैं। गवर्नमेंट्स और सेंट्रल बैंक, हमारे यहाँ पर आरबीआई रोल प्ले करता है एज ए सेंट्रल बैंक। अलग अलग देशों के अंदर उनके उनके गवर्नमेंट्स हैं, उनके उनकी सरकारें हैं, उनके सेंट्रल बैंक्स हैं। अब यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, कभी सरकार अगर कोई नई पॉलिसी लेकर के आ जाए या आरबीआई कोई पॉलिसी बना देता है, तो क्या आपको लगता है कि उस पॉलिसी का असर शेयर मार्केट पर होता है कि नहीं होता है? यस और नो? होता है, यस। होता है। हरी, होता होता है है कि होता नहीं है होता? होता है होता है। होता है ना। तो बड़ा सिंपल सी बात है, हम डिटेल में नहीं जा रहे, है ना। तो गवर्नमेंट्स और सेंट्रल बैंक जो पॉलिसीज बनाते हैं वो हमारी शेयर मार्केट को इम्पैक्ट करती है, कभी कभी डायरेक्टली और कभी इनडायरेक्टली भी। तो इस तरीके से ये सेगमेंट अपना रोल प्ले कर रहा है। फाइनेंशियल रेगुलेटर, किसी भी देश की शेयर मार्केट को रन करने के लिए कि वो ऑथेंटिकेटेड रूप से रन कर रही है, मुझे ना 2 से 3 मिनट का, मैक्सिमम 5 मिनट का टाइम चाहिए, मैं अभी वापस आ रहा हूँ। ठीक है। ओके सर, श्योर। होल्ड करिएगा प्लीज, हाँ मैं आ रहा हूँ। हेलो। यस सर। हाँ उर्वेंद्र, हरी, हरी आप हो यहाँ पर? हाँ हाँ। चलिए स्टार्ट करें। यस। मैं फाइनेंशियल रेगुलेटर की बात कर रहा था।
हर देश की शेयर मार्केट को रन करने के लिए ना, कि वो शेयर मार्केट तरीके से रन हो रही है, उसके अंदर कोई चीटिंग नहीं हो रही, किसी के साथ कुछ गलत नहीं हो रहा, मतलब टू मेक श्योर कि फेयर प्ले हो रहा है। हर देश के अंदर ना फाइनेंशियल रेगुलेटर्स होते हैं। हमारे यहाँ पर सेबी का नाम सुना है आप लोगों ने? सिक्योरिटी एंड यस, एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये सुना है। सेबी ये मेक श्योर करती है कि किसी तरीके का कोई गलत प्रैक्टिस ना हो मार्केट के अंदर। यूके के अंदर एफसीए है, फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर शायद एएसआईसी है। मतलब हर देश के पास ना उनकी उनकी अथॉरिटीज है। तो फाइनेंशियल रेगुलेटर्स इस तरीके से प्ले में आते हैं। टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिस्ट। फंडामेंटल एनालिसिस के बिना या टेक्निकल एनालिसिस के बिना आपको पता है कि शेयर मार्केट या फॉरेक्स मार्केट नहीं रन कर सकती, है ना? तो ये भी अपना रोल प्ले करते हैं। मीडिया हाउस। अब जब हम मीडिया हाउस की बात करते हैं ना, तो इसके अंदर हम इंटरनेट, वेबसाइट, है ना, ऑनलाइन मीडिया, और प्रिंट मीडिया, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, और हमारा नॉर्मल मीडिया, टीवी वगैरह, ये सबको हम कवर कर रहे हैं। फाइनेंशियल न्यूज़ मीडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कंपनी की सॉरी, किसी भी स्टॉक की, किसी भी शेयर की मार्केट को बनाने में या बिगाड़ने में। अगर कोई कभी कोई नया आईपीओ, कोई नया आईसीओ, या कोई भी नया कुछ भी नई लॉन्चिंग होती है मार्केट के अंदर, तो इनका पर्पस क्या होता है? इनको मार्केट से पैसा उठाना होता है। तो जब भी इनको मार्केट से पैसा उठाना होता है ना, तो सारी की सारी चीजें ना प्री प्लान्ड होती हैं। जितने भी मेजर प्लेयर्स हैं वो सारे इन्वॉल्व रहते हैं इसमें। मेजर प्लेयर से मेरा मतलब सरकारों से भी है, गवर्नमेंट, आपका ब्रोकर हाउस, बैंक, फाइनेंशियल मीडिया, सर्विस प्रोवाइडर, ये सारे लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। इन सारे लोगों का, इन सब का, कॉरपोरेट का इसके अंदर हिस्सा रहता है, शेयरिंग रहती है। जब भी इनको मार्केट से इनको कोई काम करना होता है, तो इनको क्या है कि इनको लोग चाहिए पैसा उठाने के लिए। तो ये क्या करते हैं कि किसी चीज को लॉन्च करते हैं। एक मतलब बड़े जेनरिक उसमें मैं बता रहा हूँ, ठीक है, टेक्निकल उसमें नहीं जा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ही बात कर रहे हैं हम। तो कोई चीज लॉन्च होती है तो उसकी ना हाइप बनानी है मार्केट में। अब वो हाइप कैसे बनेगी? हाइप बनाने का काम किसका? मीडिया का। मीडिया क्या करेगा? न्यूज चैनल के ऊपर न्यूज आनी शुरू होगी। सीएनबीसी आवाज, जी न्यूज, इन सब के ऊपर, चैनल 18, ये सब के ऊपर उस चीज के बारे में हाइप बनानी शुरू करेंगे। ऑनलाइन इनकी वेबसाइट के ऊपर, उसके ऊपर आर्टिकल्स आएंगे। उर्विंद्र समझता है इस बात को, कि उन्होंने अभी मुझे बताया कि वो डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, तो उनको सारी बात समझ में आता है किसी चीज को कैसे मार्केट किया जाता है। तो एक तरीके से क्या होता है कि उसकी हाइप करी बनाई जाएगी, उसकी मार्केटिंग शुरू होगी, और लोगों तक ये न्यूज पहुंचाई जाएगी कि अगर आप ये चीज लेते हैं ना, तो उसका बड़ा फायदा आपको आने वाले समय में मिलेगा। तो ये सारी की सारी चीजें, ये सारे के सारे काम ना फाइनेंशियल मीडिया हाउस कर रहा है, मीडिया हाउस कर रहा है बेसिकली। और इस बात को भी समझिएगा कि अगर मीडिया हाउस ने किसी चीज के बारे में नेगेटिव इम्पैक्ट डालना शुरू कर दिया, नेगेटिव मार्केटिंग शुरू कर दी, तो आप समझ सकते हैं कि उस चीज का क्या होने वाला है। उस एसेट का प्राइस कहाँ तक जा सकता है, नीचे आएगा कि ऊपर आएगा, बेहतर तरीके से मेरी बात को समझ पा रहे हैं? आ रही है ना आपको मेरी बात समझ में, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? यस सर। यस यस करेक्ट। तो मीडिया हाउस का ना एक बहुत ही बड़ा हाथ होता है। इनको पैसा इकट्ठा करना होता है, तो इस तरीके से पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। और जब इनको ना सेल करवाना है ना, तो ये सेल भी करवा लेते हैं। तो मीडिया हाउस का क्या रोल है, वो हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गया, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर। हमारी जिंदगी ना किसी भी तरीके से सॉफ्टवेयर तो टेक्नोलॉजी से अछूती नहीं है। हम सुबह उठते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करना शुरू कर देते हैं। हमारी पूरी जिंदगी सॉफ्टवेयर पर और टेक्नोलॉजी पर डिपेंड हो चुकी है। तो स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट या फॉरेक्स मार्केट भी इससे अनटच नहीं है, अछूती नहीं है। शेयर मार्केट के अंदर भी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। जब भी हम कभी भी हम ट्रेड लगाते हैं, तो वो जो प्राइस फीड हमारे पास आ रही है ना, जो डाटा हमारे पास आ रहा है, वो वाया टेक्नोलॉजी, वाया सॉफ्टवेयर से आ रहा है। ट्रेड का जो एग्जीक्यूशन हो रहा है, पूरा का पूरा जो डाटा कहीं पर भी जाकर के सेव हो रहा है, स्टोर हो रहा है,
सारी ट्रांजैक्शन इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में हो रही है। तो टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर के बिना हम लोग ये कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि हम फॉरेक्स मार्केट को या शेयर मार्केट को रन करेंगे, या कोई भी देश ऑपरेट करेगा आज के टाइम पर। पुराने समय में होता था, आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले हुआ करता था पेपर वर्क, आपको पता है ये बात। लेकिन आजकल क्या हो गया कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का हाथ आ चुका है हर चीज के अंदर। और इवन ट्रेडिंग के अंदर अगर हम लोग अपनी बात करें, बीइंग रिटेल ट्रेडर, अगर हम लोग बात करें, तो हम लोग भी तो एल्गो ट्रेडिंग कर रहे हैं ना। हम लोग भी ट्रेडिंग के लिए सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। हमने अपना सॉफ्टवेयर बना रखा है अल्फा, वो क्या है, वो एक तरीके से सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी के अंदर ही तो आया सारा कुछ। क्लियर है ये पॉइंट? यस सर। लास्ट आ जाता है इन्वेस्टमेंट फंड एंड स्पेक्यूलेटर्स। म्यूचुअल फंड हो गए, ईटीएफ्स हो गए, स्पेक्यूलेटर्स जो कि बड़ा फंड लेकर के मार्केट में एंटर करते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स या एक बड़ा फंड या कोई बड़ा कॉरपोरेट मार्केट के अंदर अपना रोल अदा करता है। बहुत डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग, हमारा ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है, हमारा पूरा जो कॉन्सेप्ट कह लीजिए, कुरिकुलम कह लीजिए, हमारा पर्पस है कि हमें मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल ट्रेड्स लगाने हैं। लेकिन वो करने से पहले हमें ना एक बेस समझना जरूरी था। तो मुझे आपको ये बताना जरूरी था कि वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं कि होने की वजह से ना मार्केट कैसे काम करती है। अभी आप लोगों को मेरी बात समझ में आई? यस सर। यस सर। है ना? तो ये वो 12 से 14 कंपोनेंट्स थे, जिनमें से आपको ये समझ में आया होगा कि अगर कोई एक भी हल्का पड़ जाता है, या अगर वो काम में गड़बड़ कर देता है, तो कितनी बड़ी दिक्कत मार्केट के अंदर आ जाएगी। है ना? तो ये सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स या कह लीजिए एंटाइटी अपने अपने रोल अदा करती है, और फॉरेक्स मार्केट या शेयर मार्केट बेहतर तरीके से काम करती है।